नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूके एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता विषय राजनीति विज्ञान का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा साथियों 27/12/2014 को आयोजित की गई थी और 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। ये पार्ट 1 होगा साथियों, इसमें मैं 60 ही प्रश्न शामिल कर पाऊंगा और बाकी के 60 प्रश्नों को मैं पार्ट 2 में शामिल करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पहला प्रश्न, एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मॉर्गेनथाउ का। एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन यथार्थवाद के व्याख्याता मॉर्गेनथाउ का कथन है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें किसी एक देश पर हुए आक्रमण को अन्य सभी देश सामूहिक रूप से मिलकर के उस आक्रमणकारी का सामना करते हैं। और मॉर्गेनथाउ के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी जो कि वर्ष 1948 में प्रकाशित हुई थी, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। दूसरा प्रश्न है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स। प्रमुख समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हॉब्स ने समझौते के माध्यम से जिस शासक वर्ग की परिकल्पना की है वह सर्वोच्च शक्तिधारी है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है और कोई भी व्यक्ति उसके कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक हॉब्स था, जिसने की महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी, लेवियाथन। तीसरा प्रश्न है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने भेद किया था? ठीक है, तो साथियों, इसका राइट आंसर है ए बी डाइसी। ठीक है, ए बी डाइसी ने कानूनी एवं राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है। डाइसी के अनुसार राज्य की संप्रभुता के दो रूप हैं, जिनको वह क्रमशः कानूनी एवं राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। डाइसी का मानना है कि राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता के पीछे वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके आगे कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। डाइसी विधिवेता जिस प्रभुसत्ता को मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छिपा रहता है, जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी लिंडसे, ऑप्शन डी वेब्स। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीन बोंदा। बोंदा बहुलवादी के विचारक नहीं है साथियों, जबकि GDH कोल, लिंडसे, वेब्स, लास्की, बार्कर एवं मैटलैंड ये सभी विचारक बहुलवाद की श्रेणी में आते हैं। बहुलवादी विचारकों का मानना है कि राज्य अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है और इसका कार्यक्षेत्र तथा अधिकार भी अन्य समुदायों की तरह ही सीमित है। जीन बोंदा के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी गई थी, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। पांचवा प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है ऑप्शन ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना, ऑप्शन बी यथास्थिति के औचित्य को बताना, ऑप्शन सी राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना। सामाजिक समझौता सिद्धांत का मूल उद्देश्य राजनीतिक दायित्व की व्याख्या करना था, जिससे राज्य की वैधानिकता स्थापित हो सके और दैवीय सिद्धांत का पतन हो सके। तत्काल समय में यह अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बाध्यकारिता, ऑप्शन बी सामीप्य, ऑप्शन सी स्वेच्छा, ऑप्शन डी दया। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वेच्छा। स्वेच्छा या सहमति नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है। नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी में सीमित शासन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, जिसमें जनता की अधिक से अधिक भागीदारी होती है। सातवां प्रश्न है, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है, यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने अपने शासन प्रणाली के वर्गीकरण में पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अधिक स्थायी एवं व्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करने वाला तंत्र माना है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी के स्वराज की अवधारणा है?
ऑप्शन ए है कानून का शासन, ऑप्शन बी योग्य व्यक्तियों का शासन, ऑप्शन सी स्वशासन, ऑप्शन डी सत्ताधारी का शासन। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वशासन। स्वशासन गांधी के स्वराज की अवधारणा है। गांधी की दृष्टि से स्वराज सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है और उनका कहना था कि कुछ लोगों को सत्ता प्राप्त हो जाने से सच्चा स्वराज नहीं आ जाएगा। नवा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह क्या थी? वैसे तो गांधी और नेहरू जी के विचारों में भिन्नता थी, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी अवधारणा थी जिसको दोनों ही स्वीकार करते थे? तो साथियों ऑप्शन ए है संसदीय लोकतंत्र। बिल्कुल नहीं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र के मामले में दोनों ही एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे। योजना द्वारा समाजवाद, ये भी नहीं है। देश का विभाजन, इसको लेकर भी दोनों की राय अलग अलग थी। लेकिन पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, इस अवधारणा को दोनों ही स्वीकार करते थे, गांधी जी भी और नेहरू जी भी। तो इस प्रकार गांधी एवं नेहरू दोनों ने ही पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर बल दिया। 10वां प्रश्न है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्सी, ठीक है। मैक्सी का कहना है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। और आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लेटो ने अभिभावक वर्ग के लिए परिवार एवं संपत्ति विषयक साम्यवाद की परिकल्पना की है। 11वां प्रश्न है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जोड़, ऑप्शन बी सेबाइन, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सिनक्लेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेबाइन। सेबाइन का कहना है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। 12वां प्रश्न है, क्रांति 12वां प्रश्न, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु। अरस्तु के कथनानुसार क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है और इसी कारण अरस्तु मध्यवर्गीय शासन तंत्र को अधिक वरीयता देता है। 13वां प्रश्न है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी, यह कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है ऑप्शन ए रूसो का। रूसो ने प्लेटो की रिपब्लिक की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। 14वां प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनॉस का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोकर। कोकर ने मध्ययुगीन विचारक संत थॉमस एक्विनॉस के संबंध में यह कहा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनॉस का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। 15वां प्रश्न है, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र है दूसरा व्यक्तिवाद, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मैकवर्गन, ऑप्शन बी लूथर, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी इनिंग। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकवर्न, ठीक है। मैकवर्न के अनुसार एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। 16वां प्रश्न है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मैकियावली। तो इसका राइट आंसर है साथियों मैकियावली, ऑप्शन डी मैकियावली। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावली है। 17वां प्रश्न है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, यह कथन किसका है? तो साथियों ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बोंदा। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स। हॉब्स का कहना है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। 18वां प्रश्न है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी A.F. बेंटले, ठीक है। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम विचारक A.F. बेंटले है
और आपको पता होना चाहिए कि बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में हित समूह की विस्तृत चर्चा की है, दबाव समूह की। 19वां प्रश्न है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें डैश डैश कदाचित महान है, यानी कौन कदाचित महान है, किसके लिए यह कहा गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस हॉब्स। ठीक है, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है, ये सेबाइन का मानना था। 20वां प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूसो। रूसो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। सामान्य इच्छा का विचार व्यक्त करते समय रूसो इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। 21वां प्रश्न है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को वह नहीं भूल सकता है? तो ऑप्शन ए मैकियावली, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकियावली। ठीक है, मैकियावली का विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को वो नहीं भूल सकता। मैकियावली मानव स्वभाव के संदर्भ में व्यक्ति को स्वार्थी मानता है। 23वां प्रश्न है, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी वेपर, ऑप्शन डी वाहन। तो साथ में इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाहन। वाहन नामक दार्शनिक का मानना था कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 24वां प्रश्न है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी बोसांके, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी टीएच ग्रीन। तो साथ में इसका राइट आंसर है टीएच ग्रीन। ठीक है, प्रमुख आदर्शवादी विचारक टीएच ग्रीन का मानना है कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। 25वां प्रश्न है, निम्न को सही समेकित कीजिए विचारक और कथन में। ठीक है, पहला है यहां पर, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, तो ये टीएच ग्रीन का कथन है। ठीक है, दूसरा है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। ओके, तो साथियों ये बेंथम का कथन है। तीसरा है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, तो ये मैकियावली का कथन है। ठीक है, और जबकि चौथा है, अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, तो ये मिल का कथन है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, यह राज्य में कानून की सृष्टा है, ऑप्शन बी, यह सदैव जनहित में होती है, ऑप्शन सी, यह सबकी इच्छा है, ऑप्शन डी, यह सदैव सही होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह सबकी इच्छा है। ठीक है, सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। ठीक है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषता, पहला, यह सदैव जनहित में होती है, यह स्थायी होती है, तीसरा, यह राज्य में कानून की सृष्टा होती है, और चौथा, यह सदैव सही होती है, जबकि पांचवा, यह यथार्थ इच्छा से प्रेरित होती है। 27वां प्रश्न है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंदात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, भौतिक शक्तियां। मार्क्स अपने द्वंदात्मक भौतिकवाद में सामाजिक घटनाओं की व्याख्या एवं विश्लेषण भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स पदार्थ को सृष्टि का सार तत्व मानता है। 28वां प्रश्न है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथ में इसका राइट आंसर है हीगल। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 नामक पुस्तक हीगल की है, और आपको पता होना चाहिए कि हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। 29वां प्रश्न है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी मैन। सर हेनरी मैन का मानना था कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़े। अन्य तथ्य अगर हम देखें यहाँ पर, तो सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। 30वां प्रश्न है, बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
बुद्ध और उसका धम्म 1957 नामक पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यह पुस्तक तथागत बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित अंतिम ग्रंथ है। 31वां प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, उपयुक्त कथन किसका है? तो साथियों, ये कथन है हीगल महोदय का। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह हीगल का कथन है। और आपको पता है कि हीगल आदर्शवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसने राज्य को आत्मा का वृहद रूप माना है। हीगल ने मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का सार तत्व माना है। 32वां प्रश्न, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है 4। उपयोगितावाद को व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय जेरेमी बेंथम को जाता है। बेंथम ने सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक। 33वां प्रश्न है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाला अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंथम का। बेंथम का कथन है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक फायदेमंद होगा या उपयोगी होगा। 34वां प्रश्न है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लास्की। लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया है और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली है। और आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कहना है कि नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। और आपको ये बात पता है कि मार्क्स ने राज्य या पूंजीपतियों को समाज में वर्ग विभाजन के प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया है। 36वां प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। ठीक है, स्वतंत्र प्रेस, ऑप्शन बी निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता का अभाव। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, जबकि स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल एवं सांप्रदायिकता का अभाव स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए सहायक तत्व हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, ऑप्शन बी प्रचार, ऑप्शन सी लॉबिंग, ऑप्शन डी चुनाव लड़ना। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना दबाव समूह का साधन नहीं है। और आपको ये बात पता है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे सभा या संगोष्ठी करना, प्रसार एवं प्रचार करना, लॉबी करना, आंकड़ों का प्रकाशन करना इत्यादि। 38वां प्रश्न है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। 39वां प्रश्न है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोल। ठीक है, जी डी कोल का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। ठीक है, जी डी एच कोल ने आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर मुख्य रूप से जोर दिया है। कोल औद्योगिक प्रजातंत्र की समर्थक हैं। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ऑप्शन बी पवित्र परिवार, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र की दरिद्रता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी पुस्तक मार्क्स द्वारा रचित है। मार्क्स का प्रमुख सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अपने उस सिद्धांत में मार्क्स ने संपत्ति को वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। 41वां प्रश्न है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीगल। हीगल का कहना है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिकता यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है वह इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। 42वां प्रश्न है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीएस मिल। जीएस मिल ने कहा है कि राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। 43वां प्रश्न है, आमंड और पाविल द्वारा किए दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है।
तो साथ में इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधानिक दबाव समूह। आमंड एवं पाविल ने दबाव समूह को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह, तीसरा है असमुदायात्मक दबाव समूह एवं चौथा है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। 44वां प्रश्न है, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम की राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यातव्य है कि चार्ल्स ई मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का जनक माना जाता है, जबकि डेविड ईस्टन संशोधित रूप उत्तर व्यवहारवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 45वां प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, आमंड एवं पावेल। आमंड एवं पावेल ने राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है। 46वां प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूशियन पाई एवं सिडनी बर्बर द्वारा। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना ल्यूशियन पाई एवं सिडनी बर्बर के द्वारा की गई थी। 47वां प्रश्न है, लास्वेल और मोस्का का संबंध किससे है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिजन। लास्वेल एवं मोस्का का संबंध अभिजन से है और आपको पता है कि अभिजन सिद्धांत का सर्वप्रथम विश्लेषण पश्चिमी यूरोपीय देशों के दार्शनिकों द्वारा किया गया था, जिसमें पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिसेल्स का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 48वां प्रश्न है, ल्यूशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण क्या हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समानता, दक्षता और विशिष्टीकरण। ये तीनों राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण ल्यूशियन पाई ने बताए हैं। 49वां प्रश्न है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेबियल आमंड। ग्रेबियल आमंड ने डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण यानी कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस को अधूरा मानते हुए 1960 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत किया। आमंड ने संरचना और प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया है। 50वां प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, यह कथन किसका है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटो। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, ऑप्शन बी विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार, ऑप्शन सी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ऑप्शन डी ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य घटनाएं असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको पता है कि 1920 में प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता हेतु पहला संगठित प्रयास था, जो गोरखपुर के चौरा चौरी कांड के कारण बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था या स्थगित कर दिया गया था 1922 में। 52वां प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणा आसफ अली। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका अरुणा आसफ अली थी। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज को फहराया था। यद्यपि यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, क्योंकि आंदोलन के प्रारंभ में ही शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था। 53वां प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जो उत्तर का जो कोड है तो यहाँ कहीं भी ये मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, संविधान सभा का गठन पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, तो ये बिल्कुल गलत है। तीसरा, यह बहुदलीय निकाय था, तो ये भी सही है। जबकि चौथा, इसमें कार्य करने के लिए अनेक समितियां थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए था 1, 3 और 4, जो कि कहीं भी किसी भी विकल्प में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो आप जानते हैं साथियों, इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। 55वां प्रश्न है, निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियों की संज्ञा देते हुए अस्वीकार कर दिया है।
56वां प्रश्न है, मूलाधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य। मूलाधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में पहला विवाद चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में सामने आया था। 57वां प्रश्न है, भारत में संसद के एक सदन की गणगण पूर्ति क्या होती है? ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि सदन में इससे कम सदस्यों की उपस्थिति होती है तो सदन की बैठक गणपूर्ति होने तक स्थगित रहती है। 58वां प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, उदारवाद और समाजवाद का। लोक कल्याणकारी राज्य उदारवाद एवं समाजवाद का संश्लेषण है और ध्यातव्य है कि उदारवाद का उदय 17वीं सदी में संविदावादी विचारकों की अवधारणाओं में देखा जा सकता है, जिसे प्रारंभ में व्यक्तिवाद, उदारवाद एवं कल्याणकारी आदि नामों से संबोधित किया जाता है। 59वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 74वां संवैधानिक संशोधन। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है, जबकि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है और इस वक्त पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। 60वां प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बतलाइए। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों के गठन का क्रम। पहला है BR मेहता समिति 1957, दूसरा है अशोक मेहता समिति 1977, तीसरा है राव समिति 1985 और चौथा है LM सिंघवी समिति 1986। तो इस प्रकार ये 60 प्रश्न हैं। बाकी के 60 प्रश्न पार्ट 2 में शामिल किए जाएंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इन प्रश्नों के हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।